Hello students, today we will discuss the topic Fraunhofer diffraction due to the double slit. So consider a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda. It is incidenting on normally upon the two parallel slits AB and CD. एक पैरेलल बीम है मोनोक्रोमेटिक लाइट की जिसकी की वेवलेंथ लैम्डा है, वो इस ए बी और सी डी जो दो पैरेलल स्लिट्स हैं इन पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है. ओके. एंड ये जो पैरेलल स्लिट्स आपको दिख रही है ए बी एंड ये जो सी डी है, ये ए बी और सी डी की जो विड्थ है, ये वाली विड्थ, ठीक है, ये विड्थ जो है वो है ए, और इनका जो सेपरेशन है यानी कि जो बी सी है वो है आपके पास, ये जो बी सी है वो है डी. तो अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लूँ दोनों के सोर्स के जो पॉइंट्स हैं वो इन स्लिट्स में, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मेज़र करूँ तो ये डिस्टेंस आपके पास होगी ए प्लस डी, क्योंकि ये जो ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल ए और बी के बिल्कुल बीच में है, ठीक है. तो जब इसकी जो विड्थ है ए है तो यहाँ से जो मैं ले रही हूँ डिस्टेंस वो होगी ए बाई टू प्लस डी ये वाली डिस्टेंस और प्लस सी से डी के मिडिल पॉइंट, सी और डी के मिडिल पॉइंट वाली डिस्टेंस प्लस ए बाई टू, दैट इज़ ए प्लस डी. ओके. सो ये जो सेपरेशन है पहली और दूसरी स्लिट के बीच में वो है ए प्लस डी. नाउ सपोज द ईच स्लिट डिफ्रैक्ट्स द बीम इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा. तो जो प्रत्येक स्लिट है ये सपोज इस तरीके से देखो, ये वेव्स इस तरीके से बीम जाती है और इस ओ पॉइंट पे मिलती है और ये. सो ईच स्लिट, अगर सपोज हम ये कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ईच स्लिट जो है प्रत्येक स्लिट डिफ्रैक्ट कर रही है बीम को जो कि थीटा एंगल बनाती है विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम. ओके. इंसिडेंट बीम से जो कि थीटा एंगल बना रही है ये, तो ये सपोज डिफ्रैक्टेड बीम है ये वाली, और जो पी पॉइंट पे मिलती हैं. ओके. एंड दी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, जैसे कि हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में कि सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है वो ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा आता है, तो हम उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा. तो अल्फ़ा जो है हमारे पास क्या है, पाई ए साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये हमने कल कैलकुलेट किया था, ये आप वहाँ से देख सकते हो. नाउ कंसिडरिंग टू स्लिट्स इक्विवेलेंट टू टू कोहेरेंट सोर्सेज, अब हम ये मान सकते हैं कि दोनों स्लिट्स जो हैं, ये स्लिट्स अगर आप ऐसे देखेंगे सामने से तो इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है. तो ये स्लिट्स हम मान सकते हैं कि ये दोनों स्लिट्स जो हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं प्लेस्ड एट मिडिल पॉइंट्स S1 एंड S2, जो कि S1 और S2 के मिडिल पॉइंट पर रखी गई हैं ऑफ द स्लिट्स, ठीक है. ईच सेंडिंग अ वेवलेट ऑफ एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, तो प्रत्येक स्लिट जो है वो एक वेवलेट को सेंड कर रही है जिसका कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा. Hence, the resultant amplitude at point P on the screen will be the result of the interference between the two waves of same amplitude. यानी कि अब जो हमें पर्दे पे यानी कि P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो किस किस के कारण मिलेगा, दोनों स्लिट्स की वजह से. ये जो यहाँ पर जो दोनों स्लिट्स हैं, दोनों स्लिट्स से आने वाली जो वेवलेट्स हैं दोनों के एम्पलीट्यूड की वजह से, दोनों स्लिट्स के यहाँ ये S1 यहाँ से भी एक वेवलेट आ रही है और यहाँ से भी एक वेवलेट आ रही है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, जैसे कि हमने कल निकाला था सिंगल स्लिट के लिए. तो इसको भी हम दूसरा कोहेरेंट सोर्स मान रहे हैं, तो इसकी भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा. ओके. तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा है, तो यहाँ पी पे जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो इन दोनों से आने वाली वेवलेट के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट होगा. ओके. तो वो रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे निकलेगा, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंटरफेरेंस बिटवीन द टू वेव्स, जो दोनों वेव्स आ रही है उनका इंटरफेरेंस जिनके कि सेम एम्पलीट्यूड है ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, एंड
हैविंग अ फेज डिफरेंस डेल्टा, जिनके बीच में की फेज डिफरेंस सपोज डेल्टा है। ओके, सो पाथ डिफरेंस जो होगा दोनों वेवलेट्स के बीच में, जो कि S1 और S2 से आ रही हैं इन डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा डायरेक्शन में जो पाथ डिफ्रैक्शन है दोनों वेवलेट्स के बीच में वो होगा S2K। अब S2K क्या है, ये वाला S2K, ये दोनों जो वेव्स हैं इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस निकालना है तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। तो परपेंडिकुलर जो इस वेव को जो है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट K है। ओके, ये पॉइंट S2 है, तो S2K जो है हमारा वो क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस जो है वो कैसे निकलेगा, वैसे ही निकलेगा जैसे हमने कल A sin थीटा निकाला था, बट यहाँ पर D भी एक आ गया है, तो D भी एक फैक्टर आ गया, तो A प्लस D sin थीटा हो जाएगा फेज पाथ डिफरेंस। ओके, तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू A प्लस डी साइन थीटा। ठीक है, सो इक्वल्स टू 2 इंटू बीटा, बीटा मान लिया हमने इसको। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और उसका फिर उसके बाद हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे, तो इंटेंसिटी उसका स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी आई इक्वल्स टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ओके, so sin square alpha upon alpha square gives the diffraction pattern due to each individual slit। ये हमें क्या देता है, प्रत्येक स्लिट के द्वारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो हमें देता है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न तो हमें किससे मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर से। दूसरा जो एक फैक्टर है यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा, ये कॉस स्क्वायर बीटा हमें क्या देता है, दिस गिव्स अस द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द डबल स्लिट, डबल स्लिट के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो देता है हमें कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर गिव्स अ सेंट्रल मैक्सिमम इन द डायरेक्शन बीटा इक्वल्स टू 0। तो बीटा इक्वल्स टू 0 डायरेक्शन में हमें साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर की वजह से हमें एक सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। ओके, एंड हैविंग दिस सेंट्रल मैक्सिमम हैविंग द अल्टरनेट मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इसमें अल्टरनेट मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा जो होंगे ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी इन आइदर साइड, दोनों साइड जो है वो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के हमें क्या मिलने वाले हैं, अल्टरनेट मिनिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। सो मिनिमा जो है, मिनिमा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम, मिनिमा आर ऑब्टेन्ड इन द डायरेक्शन साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई, तो अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई। ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई। सो अल्फा इक्वल्स टू पाई ए साइन थीटा अपॉन लेमडा। ओके, पाई ए साइन थीटा अपॉन लेमडा, सो प्लस माइनस एम पाई, अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई। सो ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई, एम इक्वल्स टू 1 2 3 हेयर। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमने अल्फा की जगह पे क्या रख दिया, पाई ए साइन थीटा अपॉन लेमडा, ये हमने कल भी निकाला था। सो पाई ए साइन थीटा अपॉन लेमडा एंड प्लस माइनस एम पाई, सो ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम पाई, एम लेमडा सॉरी, यहाँ से जो है हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ए साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगी एम लेमडा प्लस माइनस एम लेमडा, वेयर एम इक्वल्स टू 1 2 3। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एम जो है 1 से शुरू हो रहा है, 0 से नहीं शुरू होगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट फॉर एम इक्वल्स टू 0। So the term cos square beta in the intensity pattern gives a set of equidistant dark and bright fringes। ये क्या देता है हमें, cos square beta जो है हमें क्या देता है, ये इंटेंसिटी पैटर्न में जो इक्विडिस्टेंट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो हमें मिलते हैं वो हमें ये वाला टर्म देता है, cos square beta है। तो cos square beta की वजह से हमें इंटेंसिटी पैटर्न में इक्विडिस्टेंट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। ओके, सो अगर cos square beta को हम 1 कर दें तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस एन पाई, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एन पाई लिख सकते हैं, तो बीटा इक्वल्स टू आपके पास आ गया एन पाई, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू एन पाई का स्क्वायर, तो बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ये हो जाएगा प्लस माइनस एन पाई। सो पाई बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली ऊपर से, बीटा की वैल्यू जो है हमने यहाँ
निकाली थी, ये 2 पाई बाई लैम्डा ए प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2 बीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा इक्वल्स टू पाई इंटू ए प्लस डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, so beta equals to this, so beta equals to plus minus n pi and beta equals to pi by lambda a plus d sin theta equals to plus minus n pi, so a plus d sin theta equals to आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस n लैम्डा, सो दिस इज इक्वेशन 2। बट यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो n इक्वल्स टू 0 to 1, 0 1 2 3 एटसेट्रा। Now the missing orders. तो ये याद रखिए आप कि डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा और डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा। डिफ्रैक्शन मिनिमा वाली जो कंडीशन है वो है आपके पास ये वाली डिफ्रैक्शन मिनिमा, ठीक है, और इंटरफेरेंस मैक्सिमा वाली जो कंडीशन है वो आपके पास ये इक्वेशन 2 वाली है, ये वाली। तो ये आपकी है इंटरफेरेंस मैक्सिमा, ठीक है, और ये वाली जो है वो है डिफ्रैक्शन मिनिमा। Okay, now the missing orders. So in output intensity pattern of a double slit, few interference maxima become absent for certain values of d। आउटपुट इंटेंसिटी पैटर्न जब हम देखते हैं डबल स्लिट के द्वारा, तो उसमें कुछ इंटरफेरेंस मैक्सिमा जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ डी की कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए। तो हम पहले लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा। तो डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस जो मैक्सिमा है वो हमारे पास ये इक्वेशन है, ए प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, सो दिस इज इक्वेशन थर्ड हमने मान ली। एंड डायरेक्शंस ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। ओके, सो हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं अगर ए और डी की इस तरीके से हो कि बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है सेम वैल्यू ए के लिए, ए की सेम वैल्यू के लिए ये दोनों वैल्यू दोनों इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो रही है, इस तरीके से ए और डी की वैल्यूज़ लें, तो सर्टेन इंटरफेरेंस मैक्सिमम जो होगा वो ओवरलैप करेगा डिफ्रैक्शन मिनिमम के साथ, ठीक है, एंड इसलिए इस वजह से स्पेक्ट्रम ऑर्डर जो होगा, कुछ स्पेक्ट्रम ऑर्डर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। ओके, सो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर देंगे 4 से, इक्वेशन 4 से, तो हम लिखेंगे ए प्लस डी साइन थीटा डिवाइड बाई ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन एम लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस डी साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा अपॉन एम लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया आपका, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ए प्लस डी इक्वल्स टू आ गया एन अपॉन एम। ओके, सो इफ़ ए इक्वल्स टू डी, अगर ए जो है हम डी के इक्वल कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2a अपॉन ए इक्वल्स टू एन अपॉन एम, तो ये कैंसिल हो गया, तो n इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया 2m, तो यहाँ देख सकते हैं हम n इक्वल्स टू 2m, तो अगर m की वैल्यू जो है 1 2 3 है, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 4 6 एटसेट्रा। इसका मतलब m की 1 2 3 वैल्यूज़ के लिए n की वैल्यू जो है वो 2 4 6 आ रही है, यानी कि जो डिफ्रैक्शन मिनिमा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें कुछ ऑर्डर जो है वो क्या है, मिसिंग है, जैसे कि 1 3 5 ये ऑर्डर जो है वो मिसिंग है, ठीक है, सो 2 4 6 एटसेट्रा ऑर्डर्स ऑफ इंटरफेरेंस मैक्सिमा, दिस interference maxima will be missing in the diffraction pattern, so these will be missing in the diffraction pattern. So the central diffraction maxima will have 3 interference maxima, तो 3 interference maxima जो हैं इस सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के पास होंगे। ओके,
जीरो ऑर्डर, एक तो जीरो ऑर्डर और दो जो है फर्स्ट ऑर्डर के। इफ डी इक्वल्स टू 2a, अगर डी जो है वो 2a की इक्वल कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ 3a/a इक्वल्स टू n/m। तो ये कैंसिल हो गया तो n इक्वल्स टू 3m आ गया। तो n इक्वल्स टू 3m आ गया तो इफ m इक्वल्स टू 1 2 3 की वैल्यू के लिए n की वैल्यू होगी 3 6 9 एटसेट्रा। So third, sixth and ninth order of interference maxima will be missing in the diffraction pattern. So ये जो third, sixth and ninth जो orders हैं interference maxima के, ये जो है missing होंगे diffraction pattern में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ऑर्डर जो हैं वो इंटरफेरेंस मैक्सिमा के डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होंगे, मिस होंगे, ठीक है। Now the distinction between the single slit and the double slit diffraction pattern. सिंगल स्लिट और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न आप देख सकते हो इस तरीके से है, ओके। और जो आपका डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ये आता है। सो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इट कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा विद इन दी सेंट्रल मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं इसमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ इक्वली स्पेस्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा। ये जो इक्वली स्पेस्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा आपको दिख रहे हैं ये और ये, ठीक है। तो इनसे मिलकर के बना है इक्वली स्पेस्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा से मिलकर के बना है सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, ओके। सेंट्रल मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी जो है यहाँ इसकी डिफ्रैक्शन जो इंटेंसिटी जो है इसकी वो 4 टाइम्स है सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा 4 टाइम्स है सेंट्रल मैक्सिमा की सिंगल स्लिट वाली सेंट्रल मैक्सिमा की 4 टाइम्स है जो डबल स्लिट वाली सेंट्रल मैक्सिमा है वो। तो उसकी इंटेंसिटी डबल स्लिट के द्वारा जो हमें इंटेंसिटी मिलती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स है इंटेंसिटी ड्यू टू दी सिंगल स्लिट, ओके, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये आपका जो था ये था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू दी डबल स्लिट और जो इनके बीच में डिफरेंस है कि सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो इसमें नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक रह गया है इसमें वो है डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू एट सर्कुलर अपर्चर, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। सो सर्कुलर अपर्चर मैं सोच रही हूँ इसको आप खुद करें, सर्कुलर अपर्चर वाला जो सर्कुलर अपर्चर के लिए जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है। सो ये जो प्रॉब्लम है सर्कुलर अपर्चर वाली डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर अपर्चर, दिस वाज फर्स्ट सॉल्व्ड बाय एरी इन 1835। 1835 में एरी जो थे इन्होंने सर्कुलर अपर्चर की जो ये प्रॉब्लम थी डिफ्रैक्शन पैटर्न वाली ये सॉल्व की थी। एंड द एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफ्रैक्शन due to a circular aperture forms an intensity pattern with a bright central band surrounded by concentric circular bands of rapidly decreasing intensity, यानी कि एरी पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, इसको हम एरी पैटर्न के नाम से भी जानते हैं कि एरी पैटर्न जो है वो क्या है। एरी पैटर्न ये है कि एम्पलीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा डिफ्रैक्शन का ड्यू टू अ सर्कुलर अपर्चर,
ठीक है। अगर हम सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट की जगह पे आप सर्कुलर अपर्चर ले लें तो सर्कुलर अपर्चर की वजह से जो इंटेंसिटी पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ब्राइट सेंट्रल बैंड मिलेगा हमें। ब्राइट जो है वो, ये मैं डार्क कर रही हूँ बट ये है ब्राइट, ठीक है। ब्राइट सेंट्रल, या चलो मैं इसको वाइट से ही दिखा देती हूँ, ब्राइट सेंट्रल डार्क बैंड मिलेगा। इट इज सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक सर्कुलर बैंड्स, कई जो है ऐसे सर्कुलर बैंड्स होंगे, और इनकी जो सर्कुलर बैंड्स जो ये दिख रहे हैं आपको, इन सर्कुलर बैंड्स की जो इंटेंसिटी होगी वो रैपिडली क्या होती है, डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। यानी कि ये जो है सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, उसके बाद वाला जो है बहुत कम, उससे कम ब्राइट होगा, उसके बाद वाला जो बैंड होगा वो उससे और कम ब्राइट होगा, और सबसे लास्ट वाला जो है वो ऐसे ऐसे इस तरीके से हम सबसे लास्ट वाले पे जाएंगे तो वो बहुत ही कम ब्राइटनेस का होगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस इंटेंसिटी जो है इनकी वो क्या होती होगी, क्या होती हुई दिखाई देगी, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग होती हुई दिखाई देगी हमें, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये होता है एरी पैटर्न। एरी पैटर्न ये एरी साइंटिस्ट जो जिन्होंने कि ये सॉल्व किया था प्रॉब्लम, उसी के नाम पे पढ़ा है, उन्हीं के नाम पे पढ़ा है ये एरी पैटर्न। ओके, जो फर्स्ट मैक्सिमम है वो रफली है 1.75% ऑफ सेंट्रल इंटेंसिटी, and 84% of the light arrives within the central peak called the airy disk। 84% जो है वो लाइट की जो कि सेंट्रल पीक पे अराइव करती है, इट इज़ कॉल्ड द एरी डिस्क, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कंसिडर करेंगे सर्कुलर अपर्चर जिसकी की डायमीटर डी है, एंड एक प्लेन वेव फ्रंट ले लेंगे हम, एंड इट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द अपर्चर, ओके, एंड एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन वेव फ्रंट इन द अपर्चर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो ये होगा इस तरीके का डायग्राम होगा, कुछ डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ये होगा ऐसा, ए और बी, ठीक है, और यहाँ जो है लेंस है, और ये प्लेन वेव फ्रंट होगा जो कि ए बी पे जो है इंसिडेंट होता है। यहाँ डिस्टेंस जो है वो डी है, ए बी के बीच की डिस्टेंस डी है, और ये पी पॉइंट पे मिलेंगी बीम्स थीटा एंगल पे भी, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, और ये वाला भी थीटा एंगल है, ठीक है। और ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ए डी, ठीक है। सो वैसा ही है ये, और इसमें लेकिन बस चेंज क्या है, सर्कुलर अपर्चर का चेंज है। तो हम ये देखेंगे इसमें कि जो सर्कुलर अपर्चर हमने डायमीटर डी का जो हमने अभी इसमें दिखाया था वो सर्कुलर अपर्चर था, ये वाला जो हम ए बी दिखा रहे थे ना, ये एक सर्कुलर अपर्चर है, ठीक है। सर्कुलर अपर्चर है जिसका कि डायमीटर क्या है, डी है। इसका जो सर्कुलर अपर्चर जो हमने लिया है इसका डायमीटर डी है, और प्लेन वेव फ्रंट जो है वो डब्ल्यू डब्ल्यू डैश जो हमने यहाँ पर ये दिखाई थी, ये जो है वो प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, ओके। सो सेकेंडरी वेवलेट्स जो है जो स्प्रेड हो रही हैं ऑल डायरेक्शन में, डिफ्रैक्टेड रेज, these diffracted secondary wavelets are converged on the screen SS dash। SS डैश स्क्रीन पे जो है वो कन्वर्ज हो रही है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको। एक जो है वो पॉइंट P नॉट मान लेते हैं यहाँ पर, और एक जो डैश 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 वाली लाइन थी वो उनको हमने P1 पे मान लिया है, और इनको हमने मान लिया है कि P0 पे जो है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो कन्वर्ज हो रही है P0 पे,
Now these diffracted secondary wavelets are converged on the screen SS dash by keeping a convex lens L. हमने एक convex lens यहाँ पर L रखा था अपर्चर और स्क्रीन के बीच में. तो स्क्रीन इज एट द फोकल प्लेन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. स्क्रीन जो है वो फोकल प्लेन पे होगी कॉन्वेक्स लेंस के. एंड जो डिफ्रैक्टेड रेज ट्रेवलिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अपर्चर आर गेट कन्वर्ज एट P0. ठीक है, जो डिफ्रैक्टेड रेज जो हैं जो कि नॉर्मली प्लेन ऑफ अपर्चर हैं, अपर प्लेन के हैं, वो कन्वर्ज हो जाएंगे P0 पे. ठीक है, and all these waves travel some distance to reach P0 and there is no path difference between these rays. इनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए एक ब्राइट स्पॉट जो है हमें P0 पे जो है हमें एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा जिसको कि हम जानते हैं एरीज डिस्क के नाम से. ठीक है, P0 कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी सेंट्रल मैक्सिमम. जो P0 है वो सेंट्रल मैक्सिमम होगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हम कंसिडर कर रहे हैं सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ CP0. तो ये हमारा जो डायग्राम है CP0, ये वही वाला है. ये सी वाला पॉइंट है, ये A और B है हमारे सर्कुलर अपर्चर की जो विड्थ है, जो उसकी डायमीटर है, और ये P0 है. ठीक है, तो जो CP0 है यानी कि यहाँ पर हमारा लेंस है और फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से ये. ठीक है, ये वाला. तो सेकेंडरी वेव्स ट्रैवलिंग एट एन एंगल थीटा विद द रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ CP0. तो सेकेंडरी वेवलेट्स जो कि यहाँ से मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, ये जो थीटा एंगल पे जो है वो क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं. ये वाली थीटा एंगल पे ट्रैवल कर रही हैं, वो कहाँ मिलती हैं, P1 पे. ठीक है, P1 पे जो मिल रही हैं. ऑल दीज सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल इन दी फॉर्म ऑफ अ कोन. ये एक कोन के फॉर्म में जो है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है. एंड हेंस दे फॉर्म अ डिफ्रैक्टेड रिंग ऑन दी स्क्रीन. इसलिए वो जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, इस पर एक डिफ्रैक्टेड रिंग टाइप की दिखाएगी क्योंकि ये कोन फॉर्म करती हैं. ठीक है, सो द रेडियस ऑफ दैट रिंग इज x. जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर जो हमें x दिख रही है वो एक्चुअली है क्या, ये जो रिंग दिख रही है ना हमें इस पर्दे पे, उसकी रेडियस है वो x. ठीक है, रेडियस. एंड इट्स सेंटर इज P0. जो इसका सेंटर जो होगा इस रिंग का वो क्या होगा, P0 होगा. ठीक है, सो नाउ कंसिडरिंग अ पॉइंट P1. जो पॉइंट P1 हमने कंसिडर किया रिंग पे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट P1, माना ये P1 हमने रिंग पे कंसिडर किया, तो P1 पे जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट A एंड B. ये ठीक है, टू रीच P1. अब इनमें जो है वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस A और B के बीच में, A और B से जो निकलने वाली वेव्स हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा जो कि P1 पे पहुंचती है, तो उस पर डिपेंड करेगा जो P1 पे इंटेंसिटी है वो. ठीक है, P1 पे जो इंटेंसिटी है वो उनके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है. किसके जो A और B से जो निकलने वाली वेव्स हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है. ठीक, सो इंटेंसिटी सो पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, देन इंटेंसिटी एट P1 इज मिनिमम. वही फिर से कि पाथ डिफरेंस जो है वो अगर इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ, तो जो P1 है उस पर इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम. ठीक है, अगर इंटीग्रल मल्टीपल हुआ लैम्डा का. ठीक है, और अगर पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल हुआ तो तब इंटेंसिटी जो होगी वो होगी मैक्सिमम. ठीक है, सो फिर यहीं से हमने डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, वही डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर मिनिमा एंड डी साइन थीटा इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 फॉर मैक्सिमा. ठीक है, ये मिनिमा और ये मैक्सिमा. ठीक है, सो दी एरी डिस्क जो है वो दैट इज सराउंडेड बाय दी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड दी एरीज रिंग्स. तो जो रिंग होगी जो कि कॉन्सेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग से जो सराउंडेड होगी उनको हम कहते हैं एरीज रिंग्स. ठीक है, जो इंटेंसिटी होगी डार्क रिंग की, डार्क रिंग
की जो इंटेंसिटी होगी, यानी कि आई डी हम शो कर सकते हैं, आई डी जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। और इंटेंसिटी जो होगी ब्राइट फ्रिंज की, यानी कि ब्राइट रिंग की, वो डिक्रीज करेगी एज वी गो रेडियली फ्रॉम पी नॉट ऑन द स्क्रीन, यानी कि पी नॉट जो पॉइंट जो हमने सेंटर माना हुआ था रिंग का, उससे जैसे हम रेडियली आउटवर्ड जाएंगे तो ये जो इंटेंसिटी है ब्राइट रिंग की, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। सो अगर कलेक्टिंग लेंस अगर बहुत नियर है सर्कुलर अपर्चर के, यानी कि जो कलेक्टिंग लेंस हमने बनाया था वो नियर है बहुत ज़्यादा सर्कुलर अपर्चर के, तो और हम ये कह सकते हैं कि स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे है लेंस के, तो हम मान सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज नियरली इक्वल टू एक्स अपॉन एफ, ठीक है। सो एफ जो है वो फोकल लेंथ है लेंस की, और ऑल्सो फ्रॉम द कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम साइन थीटा equals to theta equals to lambda upon d. So but according to Airy the exact value of x जो होगी वो होगी 1.22 f lambda upon d. So using this equation the radius of Airy's disk can be obtained. तो ये इक्वेशन अगर हमें मिल गई तो ये x क्या है, रेडियस ऑफ द एरीज डिस्क जो हम मान रहे थे, वो रिंग मान रहे थे ना जो हम, जिसकी रेडियस x है, तो x को हमने यहाँ पर x हमने डिफाइन किया 1.22 एफ लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। तो ये जो है x जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द एरीज डिस्क, तो एरीज डिस्क की रेडियस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, x इक्वल्स टू 1.22 एफ लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम दिस इक्वेशन we can obtain the radius of Aries disk is, we can know that the radius of Aries disk की जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके डी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, क्योंकि 1.22 एफ लैम्डा अपॉन डी है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर ऑफ द अपर्चर की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव की। हैंस हम ये कर सकते हैं कि अगर डिक्रीज़ कर दें डायमीटर अपर्चर की डायमीटर को जो है अगर हम डिक्रीज़ कर दें, छोटा कर दें, तो हमें ये पता है कि एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ दी एरीज डिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ये साइज़ जो है एरीज डिस्क का क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड ओके, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।